गुड इवनिंग दोस्तों। आईएएस थिंक टैंक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड पार्थ लक्ष्मीकांत की सीरीज लेकर के आया हूँ। उसका नेक्स्ट अध्याय अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले कल हम फंडामेंटल ड्यूटीज तक कवर कर लिए थे। ठीक है, चैनल को जितना लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, उतना ही अच्छा होगा। जितने गरीब तबका है वहां तक इस चैनल को पहुंचाएं, ताकि जो भी विद्यार्थी हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े बड़े संस्थान में जाकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन को, वो यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं पर्सनली मेंटर करूँगा, गाइड करूँगा। और मैं 2024 में मैंने इंटरव्यू भी फेस किया था, मिस्ड द फाइनल कट ऑफ बाई फ्यू मार्क्स, है ना। तो बिल्कुल तरीके से आपको जज, और उन तरीके से नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टीचर्स, जिस तरीके से मुझे फील आती थी कि ऐसे ये होना चाहिए तो ऐसे शायद ज़्यादा फायदा हो, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो लेट अस बिगिन। आज जो चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने बेसिक फीचर में पढ़ा था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्टली रिजिड है, पार्टली फ्लेक्सिबल है। पार्टली फ्लेक्स रिजिड में हमने बात की थी कि रिजिड कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो इतना आसान नहीं है गवर्नमेंट उसको अमेंड कर दे। पार्लियामेंट को एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिससे अमेंड कर सकती है। इसीलिए हम कहते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन और रिजिड भी है। फ्लेक्सिबल क्यों है? इतने सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, 104 105 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट, तो इसलिए वो फ्लेक्सिबल भी है। तो इसी से रिलेटेड आज का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है, आप देख सकते हैं, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पार्ट किस पार्ट में है? पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप पूछा जाता है मैं कॉन्स्टिट्यूशन में है कौन सा आर्टिकल डील करता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, दैट इज आर्टिकल 368। ठीक है, ब्रॉडली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को तीन तरीके से क्लास से अमेंड किया जाता है। एक सिंपल मेजोरिटी से, ये ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक एक चीज को डिटेल में देखेंगे। एक सिंपल मेजोरिटी से, एक स्पेशल मेजोरिटी से, एक स्पेशल मेजोरिटी विथ 50% कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो पहला है सिंपल मेजोरिटी से, उसको आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं माना जाता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड प्रोसीजर है और तमाम बातें हैं, इसके फीचर्स हैं, इसके क्रिटिक्स हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम बता रहे हैं, ये तो हमने बता दिया कि आर्टिकल 368 पार्ट 20 में ये मौजूद है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज केशवानंद भारती केस, जिसमें 7:6 जजमेंट से, 7:6 जजमेंट का मतलब 13 जज में से 7 एक साइड थे, जीतने वाले साइड, और 6 हारने वाले साइड। 7:6 जजमेंट में केशवानंद भारती केस में ये तय किया गया था कि पार्लियामेंट has the final authority, parliament has the authority, not final, parliament has the authority to amend even the fundamental rights until and unless it violates the basic structure of the constitution। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट, ये बहुत लंबा डिबेट है, आज हम लोग देखेंगे गोलकनाथ केस और बहुत सारे केस, शंकरी प्रसाद केस, कि क्या पार्लियामेंट को हक है कि फंडामेंटल राइट को ले सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये डिबेट ही उठा था लैंड रिफॉर्म्स के चक्कर में। लैंड रिफॉर्म्स जो होता था वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के लिए किया जा रहा था, लेकिन जो लोग थे वो आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी के तहत कहाँ चले जाते थे? वो मूव कर जाते थे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इस चक्कर में ये पूरी लड़ाई चली थी, और बैटल, आप एक तरह से कह सकते हो, इट वाज अ काइंड ऑफ बैटल बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशियरी टू प्रूव देयर सुपरमेसी। ये किताब में लिखी गई है, केशव नंदा भारती के डॉट डॉट कोट एंड कोट स्ट्रगल फॉर सुपरमेसी बिटवीन जुडिशियरी एंड द पार्लियामेंट। ठीक है, तो खैर वो सब तो फैंसी बात है, कुछ काम की बात करते हैं। 7:6 जजमेंट से पास किया गया था, और उसमें कहा गया था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल until and unless it violates the basic structure of the constitution। तो यही जन्मदाता है, केशवानंद भारती केस जन्मदाता है किस चीज का? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, पॉइंटर कहाँ चला गया? ठीक है, हाँ, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। अब अमेंडमेंट के प्रोसीजर क्या है, देखिए उसमें कुछ प्रोसीजर है। अमेंडमेंट किस आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 368। पहला प्रोसीजर है अमेंडमेंट का कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो सबसे पहले वो विदाउट प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द, ठीक है, वो उसको बिल में, और आप विदाउट प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, वो आप क्या कहते हैं, जो होते हैं कुछ बिल्स जो होते हैं की प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड होता है। जैसे मैंने आपको बताया था स्टेट के लिए, है ना, कि आर्टिकल 3 एंड 4। ठीक है, प्रायर रिकमेंडेशन 2 और 3 अगर आपको याद होगा तो, स्टेट का बाउंड्री डिमिनिश करना। यहाँ पे प्रायर अप्रूवल प्रेसिडेंट का नॉट रिक्वायर्ड है ना, प्रायर
रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ये नहीं रिक्वायर्ड है। दूसरा क्या है कि कोई भी, याद रखिएगा ये सब पॉइंट्स उठता है प्रीलिम्स में, प्राइवेट मेंबर भी इसको प्रपोज कर सकता है और मिनिस्टर भी प्रपोज कर सकता है। ठीक है, प्राइवेट मेंबर जो मिनिस्टर नहीं है दैट इज कॉल्ड अ प्राइवेट मेंबर। ठीक है, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट का नहीं जरूरत है, प्राइवेट मेंबर भी इसको प्रपोज कर सकता है, प्रपोज इट। तीसरी चीज कि सर किस प्रकार की मेजोरिटी चाहिए, तो उसमें भी अलग अलग तरह की मेजोरिटी, पर मोस्ट ऑफ जो चीज है वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होनी चाहिए। किससे? स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है भाई? एक होती है सिंपल मेजोरिटी, एक होती है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी ये होती है कि आपको जो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस है, ठीक है, उससे 50% ज्यादा, मान लो हाउस में 100 लोग हैं तो 50% से ज्यादा लोग द्वारा पास होना चाहिए। एंड 2/5 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने मेंबर उस दिन प्रेजेंट है जिस दिन पास हो रहा है उसके 2/5 मेंबर्स की हामी भरनी चाहिए, तो ही पास होगा। एक इसको स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। तो क्या कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी? टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस प्लस 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई डेडलॉक है, डिसएग्रीमेंट है लोकसभा और राज्यसभा में किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लेकर के, तो ऑर्डिनरी लॉज के केस में, ऑर्डिनरी बिल्स के केस में ज्वाइंट सिटिंग का है कि भाई ज्वाइंट सिटिंग हेल्ड होगा। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए नो ज्वाइंट सिटिंग अलाउड है। ये सब फीचर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के, कोई ज्वाइंट सिटिंग अलाउड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के पैसेज के लिए। ठीक। दूसरा, अगर फेडरल प्रोविजंस को हिट कर रहा है, किसको हिट कर रहा है? फेडरल प्रोविजंस को, जैसे शेड्यूल 7 जिसमें स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के बीच में सब्जेक्ट्स का डिवीजन है, फेडरल फीचर्स को अगर वो हिट कर रहा है तो इसमें अमेंडमेंट कैसे होगा? स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए, प्लस सिंपल मेजोरिटी से 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर उसको पास करें। ठीक है, तो ही वो अमेंडमेंट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल जीएसटी में ये चीज था, जीएसटी फेडरल फीचर्स को अफेक्ट कर रहा था, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स विद इन सेंटर एंड द स्टेट्स को अफेक्ट कर रहा था, तो इसलिए फेडरल फीचर्स में जीएसटी को 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स को सिंपल मेजोरिटी से पास करना था। तो यहाँ पॉइंट टू पॉन्डर बनता है जो इसमें प्रीलिम्स हिट करता है कि पार्लियामेंट को स्पेशल मेजोरिटी से ऐसे केस अमेंडमेंट्स को पास करना होगा, लेकिन जो स्टेट है उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करना। ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी बिल एक्ट तब तक नहीं बनता है जब तक प्रेसिडेंट उसको असेंट नहीं करता है। सेंट्रल बिल की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट में गवर्नर की बात होती है। तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट के पास इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में बहुत कम पावर है, उन्हें उसे साइन करना ही करना है, मस्ट। ठीक, ना ही वो रिटर्न कर सकते हैं बिल को, ना ही वो विथ होल्ड कर सकते हैं। देखिए, वरना आम केस में क्या होता है, उनके पास कई ऑप्शन है, या तो साइन कर दे या रिजेक्ट कर दे, रिटर्न कर दे। बात अगर मनी बिल नहीं तो मनी बिल की कहानी अलग होती है, ऑर्डिनरी बिल्स की बात करें, या तो प्रेसिडेंट महामहिम साइन कर दे या रिटर्न कर दे रिकंसिडरेशन के लिए, या उसे विथहोल्ड कर दे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में उनको साइन करना ही करना है, मस्ट गिव हिज एसेंट और हिज और हर एसेंट टू द बिल। अभी हर होगा द्रौपदी मुर्मू मैडम है, ना वो रिटर्न कर सकता है ना ही वो रिकंसिडरेशन विथ होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ फीचर्स थे, याद रखिएगा जो मैंने आपको लिखा है। इन प्रीलिम्स के बहुत सवाल उठते हैं, यहीं पे सवाल सबसे पहले मैं खुद कंफ्यूज हो जाता था, लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल का संशोधन है संविधान का तो सिर्फ मिनिस्टर कर सकता है, ऐसा नहीं है, प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है, कोई प्रपोज कर सकता है। प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, अगर फेडरल फीचर के इफेक्ट करा तो 50% ऑफ द स्टेट से भी पास होना चाहिए। ठीक है, प्रेसिडेंट इसको सिर्फ और सिर्फ एसेट देना ही पड़ेगा, ही कैन नॉट रिटर्न और विथहोल्ड हिज एसेट। और अगर कोई डेडलॉक है लोकसभा राज्यसभा में किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लेकर के, तो वहां पे कोई ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है लाइक अदर बिल्स। ठीक है, अब टाइप ऑफ अमेंडमेंट्स में आ जाए, मैंने आपको बताया 3 तरह के हैं। ठीक है, एक सिंपल मेजोरिटी से, एक टाइप्स में आपको बता दूं क्या क्या है भाई, एक सिंपल मेजोरिटी से, एक स्पेशल मेजोरिटी से, एक स्पेशल मेजोरिटी
प्लस 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर मस्ट पास इट। ठीक है, अब एक एक करके बात करते हैं। सिंपल, ये याद रखिएगा, जो सिंपल मेजोरिटी से पास करते हैं वो सिंपली ऑर्डिनरी लॉज के रूप में माने जाते हैं। दे आर नॉट टू बी डीम्ड एज अमेंडमेंट अंडर 368। ये नहीं डीम किया जाएगा, सिंपल मेजोरिटी से जो लॉज अमेंड कर दिए जाते हैं, दे आर नॉट टू बी डीम्ड एज अमेंडमेंट अंडर 368। ठीक है, कौन कौन से हैं? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत सारे हैं, पर मैं जो येलो अंडरलाइन किया वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लगता है कि स्पेशल से होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, पर ऐसा नहीं है। कुछ मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट में जज, पुसाइन जजेस, अदर जज जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको पुसाइन जजेस कहते हैं, उसको बढ़ाना घटाना है सिंपल मेजोरिटी। स्टेट का नाम बदलना है सिंपल मेजोरिटी। स्टेट को नया स्टेट बनाना है सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, विधान परिषद क्रिएट करना है स्टेट लेजिस्लेचर में, सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, पार्लियामेंट में सैलरी वैलरी जो छोटी मोटी चीज है उसमें तो आपको फील आ ही जाएगा सिंपल मेजोरिटी। जो मेजर चीज है, ऑफिशियल लैंग्वेज सिंपल मेजोरिटी, सिटीजनशिप का एक्विजिशन टर्मिनेशन सिंपल मेजोरिटी, सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन को बढ़ाना है सिंपल मेजोरिटी, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन है सिंपल मेजोरिटी, यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड प्रोविजंस को अमेंड करना है सिंपल मेजोरिटी। और ये इंपॉर्टेंट लगता है कि फिफ्थ शेड्यूल जो मैंने आपको बताया था, सिक्स शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल जो है वो ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है। सिक्स शेड्यूल सर्टेन ट्राइबल एरियाज एएमटीएम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम इनसे रिलेटेड, इनको भी के लिए सिंपल मेजोरिटी से होगा। क्यों इनको मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, मैं खुद कंफ्यूज रह रहा था कि फिफ्थ शेड्यूल, फाइव शेड्यूल, सिक्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और अपना दिल से कहा जाती है कि भैया अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो इसका जो अमेंडमेंट होगा वो स्पेशल मेजोरिटी से होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, अमेंडमेंट इनका सिंपल मेजोरिटी से ही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पेशल मेजोरिटी, अच्छा सिंपल मेजोरिटी क्या होता है हमने ये देखना भूल गए। सिंपल मेजोरिटी का मतलब सिंपली ये होता है कि भाई मैं, जो मेंबर्स जो प्रेजेंट हैं, जैसे मान लो सिंपल मेजोरिटी का मतलब ये है कि किसी हाउस में 200 मेंबर हैं लेकिन उस दिन सिर्फ 100 प्रेजेंट हैं, तो वही है मेजोरिटी ऑफ ईच, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये जानना जरूरी है, इससे भी सवाल उठते हैं। सिंपल मेजोरिटी क्या होता है कि मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, जबकि स्पेशल की हम आगे बात करें। तो जितने मेंबर है, मान लो हाउस में 200 मेंबर, उससे मतलब नहीं है। अगर उस दिन 50 प्रेजेंट हैं तो बिल सिंपल मेजोरिटी से का मतलब ये होगा कि 25 लोग या उससे ज्यादा लोग वोट कर देंगे, 25 से ज्यादा, तो बिल पास हो जाएगा। ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं है कि 100 है तो 50 से पास होना चाहिए, जितने प्रेजेंट हैं उसका 50% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी पहले समझ लीजिए। स्पेशल मेजोरिटी होता क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया। स्पेशल मेजोरिटी ये होता है कि majority of total membership of the house, majority of total membership of, यही चीज लिखा है, total membership of each house plus 2/3 of members, 2/3 of members present and voting। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए 100 मेंबर है किसी हाउस के अंदर, तो कम से कम 50 मेंबर्स से भी पास होना चाहिए। और उस दिन जितने मेंबर्स प्रेजेंट है, मान लीजिए कि 75 मेंबर्स प्रेजेंट है, तो 75 का 2/3 कितना हुआ, 50। तो 2/3 ऑफ द 75 जो प्रेजेंट है उनकी वोटिंग जरूरी है। ठीक है, उनकी वोटिंग में हामी बननी चाहिए वोट के अंदर, दैट इज नोन एज स्पेशल मेजोरिटी। इससे कौन कौन प्रोविजंस हैं तो याद रखिएगा, इसकी कोई गिनती नहीं है, लिस्ट भी नहीं है। जो सिंपल मेजोरिटी से हो सकते हैं, जो सिंपल मेजोरिटी से हो सकते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसके अलावा जो स्पेशल मेजोरिटी से होंगे, और एक होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% ऑफ स्टेट कंसेंट, है ना। थर्ड वाला, फर्स्ट वाला, और फर्स्ट वाला हमने बता दिया, थर्ड वाला भी बता देंगे। इसके अलावा जितने फीचर्स हैं, मोस्ट ऑफ द फीचर्स हो स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फीचर्स,
तो अगर आपसे ऐसे सवाल आ जाए कि सबसे ज्यादा फीचर्स किस तरह से अमेंड होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द फीचर्स जो होते हैं वो स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड होते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर बता दूं एक स्पेसिफिकली कौन कौन से हो सकते हैं: फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी एंड ऑल द प्रोविजंस नॉट कवर्ड बाय फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी, जो मैंने आपको बताया। फंडामेंटल राइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, उसका अमेंडमेंट स्पेशल मेजोरिटी से होना होता है। इसके अलावा जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो होता है। इसके अलावा पहले और तीसरे तरीके से जो नहीं हो सकता, सारे स्पेशल मेजोरिटी से हो सकते हैं। सो इट इज सेड दैट मेजोरिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेड बाय नॉट सिंपल मेजोरिटी, नॉट स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% ऑफ स्टेट, बट इट्स बाय सिंपली स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है। लास्ट जो है दैट इज स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट्स। जैसे कोई भी बिल जो फेडरल फीचर्स को अफेक्ट कर रहा है ना, फेडरल फीचर्स को अफेक्ट कर रहा है, जैसे कि जीएसटी मैंने आपको बताया, या शेड्यूल 7 में कुछ सब्जेक्ट को इधर उधर करना है, स्टेट लिस्ट से निकाल के करेंट लिस्ट में डालना है वो, या सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से रिलेटेड, नॉट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई प्रिंसिपल हो, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स या राज्यसभा में वो हो, और इवन आर्टिकल 368, खुद 368 में ही अगर अमेंडमेंट करना हो, ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, ये सब चीज हो, तो ये सारे किससे होंगे? क्योंकि ये सब फेडरल फीचर हो, या रट लो इसको, इससे बहुत सवाल आते हैं, रट लो। ये सारे कैसे अमेंड होंगे? स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% ऑफ स्टेट कंसेंट, इससे वो अमेंड होंगे। क्या क्या? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, दूसरा extent of executive power of union and states, supreme court, high court, anything in schedule 7, number of seats allotted to states in rajya sabha, that okay, power of parliament to amend the constitution, yani even itself article 368, distribution of legislative power between executive power तो था ही, इसके अलावा distribution of legislative power between center and the state, ये सारे special majority plus 50% of consent by the state। what is special majority? फिर कर रहा हूँ, a total member majority of total membership of the house plus 2/3 of the total members present and voting। क्रिटिसिज्म भी है इस प्रोसीजर का। क्या क्रिटिसिज्म है भाई? यूएसए में एक स्पेशल बॉडी होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टाइप, जो इस चीज को डिसाइड करता है, इंडिया में नहीं है। ठीक, नॉट एन ऑटोनोमस बॉडी लाइक यूएसए, एज इन यूएसए। ठीक है। दूसरी चीज, ये हमेशा डर होता है कि कोई गवर्नमेंट जब ब्रूट मेजोरिटी में है, जैसे पिछली बार मोदी जी की गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, तो वो अमेंड करता है, ठीक है, एज इट्स विम्स, अपने विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से अमेंड करता है। तीसरा चीज क्या है कि कई ऐसे फीचर्स हैं जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर को लेस पावर है ना, लेस पावर है, उसकी कहीं नहीं सुनी जाती है ज्यादा। ठीक है। दूसरा, ज्वाइंट सीटिंग नहीं है। भाई ज्वाइंट सीटिंग जब नहीं है, तो आप खुद समझ सकते हो राज्यसभा का कोई वैल्यू नहीं रहा संविधान के अमेंडमेंट में। बोलो यस और नो, कोई कोई नहीं रहा वैल्यू। ठीक है, मतलब रहा कि वहां से पास करना, कोई ज्वाइंट सीटिंग नहीं है, कि अगर डेडलॉक हो रहा है और लोकसभा मेजोरिटी है तो इजीली पास हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है सिमिलर लेजिस्लेटिव प्रोसेस के जैसा है, कुछ खास होना चाहिए भाई, संविधान जैसी बड़ी चीज को आप अमेंड कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा कोई टाइम फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है कि स्टेट लेजिस्लेचर, जो हम 50% ऑफ कंसेंट ऑफ द स्टेट है, उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि भाई अगर जीएसटी बिल सेंटर पार्लियामेंट से पास होकर विधानसभा से पास होने गया तो कितने टाइम में उसको पास करना चाहिए, उस पर कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है। ठीक है। इसके अलावा ये बहुत स्केची है, तो जुडिशियल ओवर रीच को इनवाइट करता है ये, है ना, इट इनवाइट जुडिशियल ओवर रीच, क्योंकि कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट होता है और जुडिशरी का इंटरफेरेंस होता है, और ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं इट इज अगेंस्ट द डॉक्ट्राइन ऑफ एसओपी। याद करो क्या बताया था एसओपी मेंस के लेक्चर में, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट जाता है। बोलिए क्लियर है? ठीक है। क्या ये संविधान में अमेंडमेंट का प्रावधान होना चाहिए? इसको लेकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट हुई थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने कहा था
और जो कि बहुत सारे कमेटी के हेड भी थे, है ना, जो मेजर कमिटीज थी संविधान के फ्रेमिंग में, उन्होंने कहा था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का नो डाउट हल्का रिजिड होना चाहिए, कोई इतने आसानी से अमेंड ना हो सके, लेकिन टाइम के साथ वो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा नहीं है जो अपने आप को रिजिड बना के रखा है और समय के साथ इवॉल्व नहीं कर रहा है, बल्कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है जो समय के साथ इवॉल्व कर रहा है टाइम के साथ, और इट मस्ट बी ऑर्गेनिक इन नेचर, जो अपने आप को ऑर्गेनिक समझते हैं ना, जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ऑर्गेनिक इन नेचर एंड मस्ट एडजस्ट एंड चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम एंड जनरेशन। ठीक है, इसलिए तो आप भी इस लाइन को कोट कर सकते हैं कंक्लूजन में। देखिए, मेंस की लाइन आपको यहीं से मिलेंगे कंक्लूड करने के लिए, इंट्रो करने के लिए। कंक्लूजन में आप कंक्लूड कर सकते हैं मेंस में कि एज पर आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू, it is good to have a rigid constitution, but it is not good to have a ultra rigid constitution. The constitution in reality should be an organic entity that must evolve as per the requirement of time and generation. बहुत अच्छा खूबसूरत सा कंक्लूजन। ठीक है, और एक और आप बात लिख सकते हैं अगर आपको इसकी तारीफ करनी है। वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, मैंने पहले भी बताया है, ग्रैंड विली ऑस्टिन, जो कि एक यूएस के नागरिक हैं शायद, जहां तक मुझे पता है, एंड उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही गंभीरता से एनालाइज किया है। आप हर चैप्टर में उनका स्टेटमेंट सुनेंगे। उन्होंने कहा कि दिस फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज रियली सर्व्ड इट्स पर्पस, है ना। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं या बीच में कहीं लिख सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हमने देखा कि कैसे अमेंड कर सकते हैं। तीन तरीके हैं, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्मॉल स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% ऑफ कंसेंट ऑफ द स्टेट। कौन कौन प्रोविजन उससे अमेंड हो सकते हैं, कौन कौन किससे अमेंड हो सकते हैं। 368 आर्टिकल के तहत अमेंड हो सकते हैं, पार्ट 20। और क्या क्या इसके क्रिटिसिज्म है, और जो सिंपल मेजोरिटी है दैट इज नोट से जो लॉज ऑडिट होते हैं ऑर्डिनरी लॉज की तरह ट्रीट किए जा सकते हैं, एंड दैट शुड नॉट बी टेकन एज एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 360। ठीक है, इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कहाँ पे इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी? यू विल गेट इट्स पीडीएफ एट IS टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम जो मेरा चैनल है, ठीक है, IS थिंक टैंक नाम से, वहाँ आपको वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पढ़िए, मैं फिर बता रहा हूँ, 3 स्टेप प्रोसेस फॉर सक्सेस। यहाँ पढ़िए, डिटेल्ड नोट्स मैं टेलीग्राम पे दे रहा हूँ, उसको देख करके या पढ़ते समय रोक रोक के रिकॉर्डिंग को माइक्रो नोट्स बनाइए, और जो मैं डीपीपी भेजा हूँ वो बनाइए, नहीं तो विजन IS का सेक्शनल टेस्ट ले लीजिए, उसको बनाइए। ठीक है, इसी के साथ मैं आज का लेक्चर एंड कर रहा हूँ पॉलिटी का। कल हम लोग बेसिक फीचर डॉक्ट्राइन के साथ पहुंचेंगे। ठीक है, बेसिक फीचर डॉक्ट्राइन के साथ पहुंचेंगे, और मैं देख लूँ कि कोई सेक्शन ऐसा तो नहीं है जो हम लोग का छूट रहा है। ठीक है, बेसिक फीचर डॉक्ट्राइन के साथ पहुंचेंगे कल, और वहाँ फिर बात होगी किस तरह से केसेस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स को इवॉल्व किया और फाइनली लाके कहा केशव नंदा भारती केस 1973 के अंदर कि भैया बेसिक फीचर डॉक्ट्राइन का वायलेशन नहीं। ठीक है, थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जितना हो सकता है गरीब तबका तक इस चैनल को पहुंचाएं। कोई पैसे की मोनेटाइजेशन की आपसे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।